हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है रोजी रोटी के इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, हमेशा की तरह प्रोग्राम तो सोमवार को होता है, लेकिन इस बार थोड़ी सी दिक्कत हो गई तो हमें प्रोग्राम करना पड़ा मंगलवार के दिन। तो इसके लिए हम चाहेंगे थोड़ी सी आपसे माफी। तो इसमें आज जो प्रोग्राम में खास तौर से जो इश्यूज हमने इन्वॉल्व किए हैं वो है होलसेल प्राइस इंडेक्स आज 15% क्रॉस करके 15.08% पे आ गया, यानी कि महंगाई डायन खाए जात है। और रिटेल प्राइस इंडेक्स तो ऑलरेडी 7.08% पे था। रूपी क्रैश होकर ऑलमोस्ट 78 को टच करने के लिए ऐसा लगता है कि वो बेकरार हो रहा है। बल्कि हमारे विशेषज्ञ तो कह रहे थे कि अब 80 बहुत जल्दी क्रॉस हो जाएगा। और एलआईसी का आईपीओ, जैसे कि मुझे उम्मीद थी, विशेषज्ञों को तो पता नहीं, कि ये शायद अपनी जो जिस प्राइस पे बिका है उससे लोअर प्राइस पर लिस्ट होगा। और इस एपिसोड में बातचीत करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे अर्थशास्त्री मित्र नयन पारिक भाई। नयन भाई, स्वागत है। तो थैंक यू सो मच दिनेश भाई। तो पहले थोड़ी सी मैं माफी मांग लूं कि एक बार फिर से ऐसा हुआ है कि सोमवार की जगह प्रोग्राम मंगलवार को करना पड़ा। उसके कुछ टेक्निकल रीजन थे और वो फिर कभी आपसे रूबरू होऊंगा तो बताऊंगा उसके बारे में। खैर, नयन भाई, ये जो सप्ताह शुरू हुआ है, थोड़ी चिंता भरा सप्ताह है। यहाँ पर सारी खबरें, एक्चुअली पिछले हफ्ते से ऐसी खबरें आ रही हैं जो थोड़ी सी चिंता में डालने वाली हैं। चाहे वो सीपीआई था, अब डब्ल्यूपीआई तो 15.08 तो बहुत ज्यादा हो गया एक्चुअली। और हमें तो महसूस हो रहा था कि महंगाई है, लेकिन आंकड़ों में नजर नहीं आ रही थी। अब वो भी आने शुरू हो गए हैं। और इंपोर्ट और महंगा हो जाएगा क्योंकि रुपया अब नीचे जाना शुरू हो गया और अब शायद हो सकता है 80 क्रॉस कर जाए। और तो पहली जो चर्चा है इसी बात पे कर ली जाए कि महंगाई डायन खाए जात है। और जो इंडेक्सेस हैं वो भी एक तरह से ऊपर जा रहे हैं, रुपया जो है वो नीचे जा रहा है। परिस्थितियां सेम है। इन्हीं परिस्थितियों में डॉलर मजबूत होता है, इन्हीं परिस्थितियों में रुपया वीक हो जाता है। तो सर, ऐसा क्यों होता है, जरा हमारे दर्शक मित्रों को जरा बताइएगा। एक तो आपने जैसे कहा कि विश्व की तकलीफें यदि है सबके लिए, और ये जो रशिया और यूक्रेन का वॉर तो अमेरिका के लिए भी है, हमारे लिए भी है। महंगाई जो है और फूड जो स्केर्सिटी है, गेहूं की स्केर्सिटी, बाकी के ऑयल की स्केर्सिटी, वो तो अमेरिका के लिए भी है, हमारे लिए भी है। तो इसमें ऐसा क्यों कि रुपीज वीक होता जा रहा है और डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है? जी तो पहले इसका एक थोड़ी सी बात कर ले, थोड़ा समाधान जी जो मेरे मन में है जी वो शेयर जी कर जी ले, क्योंकि जी रोजी रोटी देने वाले भी ये बात में जरूर सोचते होंगे कि भाई वैश्विक परिस्थितियां यदि सब है समान सबके लिए, तो कुछ एक लोग क्यों हमसे स्ट्रांग होते जा रहे हैं, हम क्यों वीक होते जा रहे हैं। जी तो उसका एक जो मेन कारण है कि ऐसी अफरा तफरी के माहौल में, जबकि रशिया और यूक्रेन का वॉर जो है वो अब कहाँ एंड होगा वो पता नहीं है। जी फिर दुनिया के जो जो और देश नाटो में जा रहे हैं उसके लिए जो जो रशिया की आपत्ति है, अमेरिका का अनुमोदन है, उस तरीके से लग रहा है कि दुनिया कुछ एक तरीके से रशिया और यूक्रेन की के खेमे में बट रही है। जी और वो भले पार्टिसिपेट करे ना करे, कोई शस्त्र भेजे, कोई और तरीके से मदद करे, कोई पैसा भेजे, पर आप या तो यूक्रेन के साथ है या रशिया के साथ है। कुछ एक जी देश जो ऐसे हैं हमारे जैसे, जो कि थोड़ा सा एक न्यूट्रल पोजीशन लिए हुए हैं, जो भी हम लोगों ने कई बार चर्चा की है उसके प्लस और माइनस की। पर अमेरिका की जो भी अफरा तफरी का जब भी माहौल होता है, तब देखिए हम सब ऐसी चीज पसंद करते हैं जो स्ट्रांग हो। हम्म तो अमेरिकन डॉलर जो है वो दुनिया की सबसे स्टैंडर्ड करेंसी है। पूरे विश्व के व्यापार में ये दो देश जो कि नॉन डॉलर देश है, जैसे मैं और बांग्लादेश बात करते हैं, या इंडिया और रशिया बात करता है, या इंडिया और कोई और देश बात करता है, तो पूरे विश्व में जो भी व्यापार होता है वो अमेरिकन डॉलर में डिनोमिनेट होता है। थोड़ा सा भले ही यूरो में भी होता है, बाकी के में भी करेंसीज में होता है, पर ज़्यादातर व्यापार जो है वो सब अमेरिकन डॉलर में होता है। और अमेरिकन इकोनॉमी जो है उसकी स्ट्रेंथ वर्ल्ड ओवर एज नंबर वन इकोनॉमी हमारे सबको विदित है, हम सब जानते हैं इसके बारे में। और इसका एडवांटेज जो है वो ऐसी थोड़ी सी असमंजस वाली परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में जबकि थोड़ा डामाडोल चल रहा हो, हम लोगों को पता ना लगे क्या सिचुएशन है,
महंगाई बढ़ती जा रही है, ग्रोथ घटता जा रहा है, रशिया और यूक्रेन का वॉर हो और साथ में क्रूड के प्राइसेस अप हो रहे हो, विश्व का व्यापार चरमरा जा रहा हो क्योंकि लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम हो, ये सब सिचुएशन में यदि आपको अपने पैसे को सेफ रखने हैं तो आप क्या करेंगे? तो आपके पास एक दो उपाय, आप रुपीज में नहीं रख सकते तो आप तो या गोल्ड लेंगे, क्योंकि गोल्ड आपको पता है कि भाई एटलीस्ट वैल्यू बढ़ेगी नहीं, कोई बात नहीं, कम तो नहीं होगी। अभी सबको फिक्र ये है कि वो बढ़े नहीं, कोई बात नहीं, बढ़ने की तो अभी ज्यादा सोच भी नहीं रहे, पर कम तो नहीं हो। जैसे स्टॉक मार्केट में किया हो तो 31 मार्च को तो 20% प्लस था, उसके बाद आज की तारीख में ये देखो आप 1 अप्रैल से आज 15-20 मई तक तो सिचुएशन ये हो गई है कि पूरे साल का जो 20% अप था वो कहीं 15% डाउन ऑलरेडी हो गया है 1.5 महीने में। तो ये जो माहौल है, ये जो अफरा तफरी है, तब लोग चाहते हैं कि भाई उनका पैसा सेफ रहे और भले ही कोई इजाफा ना हो उसमें, पर उसमें कोई पैसा डेप्रिशिएट ना हो, एटलीस्ट 100 रुपया हो तो 100 तो रहे जी। वो सिचुएशन में गोल्ड और डॉलर जो है वो सबके लिए एक सेफ चॉइस माना जाता है और इसीलिए डॉलर की डिमांड ये सब सिचुएशन में बढ़ जाती है और वीकर करेंसीज जो जैसे इंडियन रुपी है, बाकी के देश है, उनकी करेंसीज थोड़ी सी डेप्रिशिएट हो जाती है। तो एक तो ये आपने जो मुद्दा रेज किया था कि भाई दुनिया में यदि परिस्थितियां सेम है तो हम क्यों वीक और दूसरे क्यों स्ट्रांग, अमेरिका स्पेशली क्यों स्ट्रांग, तो एक ये कारण जो मुझे समझ में आता है दैट आई वुड लाइक टू शेयर विथ हमारे जो दर्शक है रोजी रोटी वाले उनके लिए। पर आपने और भी एक जो चिंता व्यक्त की कि महंगाई जो बढ़ती जा रही है उसके लिए क्या सिचुएशन, क्या स्टेप्स हो सकते हैं। तो एक तो ये कि बिल्कुल लग रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, जैसे आपने कहा आंकड़ों में तो कभी आए ना आए, पर हम लोग जो भी हमारे देखने वाले, हम लोग जो घर चलाते हैं अपना, जो अपनी गाड़ी में कभी पेट्रोल डीजल डलवाते हैं, जो अपने 2 व्हीलर में पेट्रोल स्टेशन पे जाके सोचते हैं कि आज 1.5 लीटर डलवाऊं या 1 लीटर डलवाऊं, इन सबको पता है कि ये महंगाई की मार क्या है। और ऐसे ऐसे लोगों से बात करते हैं तो पता लगता है कि वो सोचते हैं कि अब 2 दिन में एक बार सब्जी बनाएं या अभी दाल छोड़ दें या दूध में थोड़ा सा पानी खुद मिला के माएँ जब भी अपने बच्चे को देती है तो हम सबको महंगाई की वो चपत और मार लगती है। और अमेरिका में भी महंगाई है, बाकी के देशों में भी महंगाई है, पर हमारे देश में वो हम लोगों को इसलिए इतना ज्यादा अखरती है कि हमारे यहाँ ज्यादातर लोगों की इनकम जो है वो 5-7 हजार रुपया पर मंथ की सैलरी वाली है या बिजनेस इनकम वाली है। अब जब 5-7 हजार रुपए की आपकी टोटल आय हो और उसमें यदि महंगाई बढ़ जाए 10-20% तो क्या हालत होगी। आपको अपनी जिंदगी को दोबारा तहस नहस न हो जाए उससे बचाने के लिए कितने डिसीजन लेने पड़ेंगे और टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे कि आज खाऊं क्या और खाऊं नहीं तो जाऊं क्या, और यदि नहीं जाता हूं और पेट्रोल नहीं डलवाता हूं तो आज की रोजी मेरी रोटी का क्या होगा। ये सब जो हालात हमारे जो रोजी रोटी दर्शक भी फेस करते होंगे, हमारे आसपास के लोग फेस करते होंगे, तो इसीलिए हमारे देश की जो महंगाई की मार है वो अमेरिका की महंगाई की मार से बहुत ज्यादा सख्त है, क्योंकि हमारे लोगों के पास इतना वेरविदौल नहीं है, हमारे पास इतनी इनकम नहीं है कि हम ये महंगाई को अपने महंगाई से अपने आप को बचा पाए, क्योंकि हमारे तो जीवन में आ जाती है महंगाई इस तरह कि हमारे जीवन को तहस नहस कर देती है। तो इसीलिए हम बार बार महंगाई की चर्चा करते हैं। आज भी जब आपने कहा तो मैं सोच रहा था कि हम लोगों ने इतनी बार महंगाई की चर्चा इसमें की है और इतनी बार हर बार हमको ये जरूरत महसूस हुई है कि भाई आज भी ये करना पड़ेगा, क्योंकि हम सोच रहे थे कि महंगाई अभी यहाँ है और आगे बढ़ रही है, और हम न चाहते हुए भी मेरे ख्याल से हमारे अगले एपिसोड में कहीं ना कहीं महंगाई को डिस्कस करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। महंगाई की एक सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। बिल्कुल, ये बात आपने सही की, और एक बहुत बड़ा लगता है कि सरकार को एहसास हो गया कि वीट का स्टॉक हमारे पास उतना है नहीं जितने की बात की जा रही थी, उसकी वजह से बहुत पैनिक हुआ है, वर्ल्ड मार्केट में पैनिक हुआ है और गेहूं के रेट $450 पर टन को क्रॉस कर गए, $453 पे जो लेटेस्ट मेरे पास खबरें आई हैं। इवन G7 कंट्रीज ने इसको उठा दिया है। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये मुद्दा जा रहा है कि इंडिया ने वीट के ऊपर ये बैन लगाया है। शायद
उनका कहने का मकसद ये था कि जितनी भी इस किस्म की फूड स्टफ वाली चीजें हैं, इस क्राइसिस वाली सिचुएशन में अगर हर व्यक्ति वही करेगा जो इंडोनेशिया ने ऑयल बैन कर दिया, इंडिया ने व्हीट बैन कर दिया, तो उससे वर्ल्ड मार्केट के अंदर पैनिक और ज्यादा होगा। भले ही आप सप्लाई कर पाएं या ना कर पाएं, लेकिन आप उसको बैन लिस्ट में जब डाल देते हैं तो उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है वर्ल्ड मार्केट के अंदर। तो इस बात पे शायद हो सकता है, इवन यूरोप ने भी कहा है, काफी देशों ने कहा है कि हमारे पास ही बहुत सारी चीजें हैं जो शायद हो सकता है इतनी मात्रा में सप्लाई ना कर पाए, लेकिन हम बैन लगाने की नहीं सोच रहे हैं क्योंकि उससे मार्केट में और ज्यादा पैनिक आएगा और चीजें और मुश्किल हो जाएंगी आम आदमी के लिए दुनिया में। तो जब इंडोनेशिया बैन लगाता है और भारत कहता है कि इसका दुख है कि उन्होंने बैन जल्दी लिफ्ट कर लेंगे, तो भारत को बैन नहीं लगाना चाहिए था, बल्कि ये कहना चाहिए था कि जैसे जैसे हालात आएंगे उसी हिसाब से उसको हम मैनेज करेंगे, हम कितना स्पेयर कर पाते तब तो ठीक है। लेकिन भारत ने वो शायद नहीं कहा और दुनिया भर में उसका एक बहुत शार्प रिएक्शन आया है गेहूं के ऊपर। और G7 की ओर से रिएक्शन आना तो मायने रखता है क्योंकि दुनिया के 7 सबसे बड़े और सबसे जो रिच देश हैं उन्होंने ये रिएक्शन दिया। और यूएनएससी में अगर मसला आ रहा है तो समझिए कि इसकी ग्रेविटी को दुनिया समझ रही है। रूपी क्रैश हो रहा है अभी, ये बात है, लेकिन आपका WPI 15.08% पे, जहां पे हर चीज महंगी हो गई नयन भाई। और मेरे एक मित्र कह रहे थे वो CPI का हमारे ऊपर इम्पैक्ट होता है, WPI का नहीं होता। मैंने कहा जरा उसकी बास्केट उठा के देख लीजिए फिर मुझे बताइएगा। तो नयन भाई, ऐसे मित्रों से सावधान रहना पड़ेगा जो ये कहेंगे CPI का इम्पैक्ट होता है और WPI का इम्पैक्ट नहीं होता है। जरा बताइए कि WPI 15% क्रॉस किया है, लगातार 13वें महीने में डबल डिजिट से ऊपर रहा है ये, और ये अच्छे संकेत नहीं है क्योंकि WPI को एक्चुअली इंडिया में 2 इंडेक्स हैं, ऐसे 2 इंडेक्स होते नहीं जा रहा करके बहुत सारे देशों में एक ही इंडेक्स होता है। हमें अपने आप को लगता है कि शायद लोगों को दिखाने के लिए एक इंडेक्स दूसरा किया हुआ और एक इंडेक्स दूसरा किया हुआ, ये गलत बात है क्योंकि मीन तो इनका देखा जाए तो हम तो 11-12% के बीच में झूल रहे हैं। तो ये हालात तो अच्छे नहीं है नयन भाई। दिनेश भाई, आपके जो मित्र बात कर रहे थे, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने मित्र के मिसेज से बात करिए। और ये आंकड़े तो क्या हम लोग देखते हैं पेपर में, इकोनॉमिक टाइम्स में, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, पर मैं समझ रहा हूँ कि ये जो फाइनेंस के अखबार है या टेलीविजन है, उसको छोड़ के एक और मापदंड है महंगाई का, और वो हर घर की गृहिणी का है। और जो कि हर बार निकलती है। और आपसे जब आप किसी आपके मित्र को भी बताइएगा कि अपने वाइफ के साथ बैठ के एक आराम से बात करें कि भाई आपका इस महीने का खर्चा लास्ट मंथ के खर्चे के हिसाब से, या आपका इस साल का जो बजट है वो लास्ट ईयर के बजट से कैसा है, तो पता लगेगा कि 10-12% आप जो भी बोले मीन है नहीं है। मैं समझ रहा हूँ हम लोग जो हर रोज कोई ना कोई तरीके से इसको झेल रहे हैं। यदि इंडस्ट्री में है तो आपकी रॉ मटेरियल के हिसाब से आप सोच रहे हैं, यदि ट्रेडिंग है तो आप अपने जैसे परचेजेज है उसके हिसाब से समझ रहे हैं, यदि आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं छोटा सा तो आप अपने सब्जी जैसे बाय कर रहे हैं उससे पता लगता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि कोई भी तरीके से, कोई भी बिना आंकड़ों को देखे हुए, कोई बिना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फिगर्स को टटोले हुए हम लोग जैसे अपना हर मंथ का बजट चलाते हैं, संभालते हैं, उस हिसाब से हम लोगों को पता लग जाता है कि ये डबल डिजिट है ही इन्फ्लेशन। और ये जो है वो 10-12% हम लोगों को अपने डे टू डे लाइफ में समझ में आ जाता है। तो जैसे हम अभी क्या अहमदाबाद में गर्मी में बाहर निकलते हैं तो 42 के प्लस हो जाता है, तो अपने को जो हम जो लू बोलते हैं, जो गर्म हवा चलती है, वो लू के थपेड़े से पता लग जाता है कि आज 45 डिग्री है। हम लोगों को कहीं भी मीटीरियोलॉजी डिपार्टमेंट में या कहीं अखबार में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती कि आज कितनी गर्मी है। वो गर्मी की मार जब लगती है तो अपने आप हम बोलते हैं कि आज 45 प्लस है, और आज 40 प्लस है, और आज 43 है। तो ये बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया। महंगाई की हिट भी ऐसी होती है, पता लग जाता है, मैथ डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई नहीं जरूरत पड़े, साहब जरूरत पड़े तो वो काम की क्या। आपके मित्र यदि कह भी दे कि 15, मैं कह रहा हूँ कि 15 की जगह चलो ये रिपोर्ट में कहीं 14% या 13% भी आता तो हम लोग सोच लेते कि भाई रिपोर्ट को एक बार देख लो कि क्या सिचुएशन है। वरना आपकी जो स्किन बोलती है 45 तो 45 है, फिर वो रिपोर्ट में कहीं हो सकता है कि जैसे मुझे पता है गल्फ देशों में मेरी वाइफ वहाँ अपना बचपन गुजार चुकी है, तो वहाँ क्या 49 या 50 डिग्री पहुंचो तो उनको नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर करनी पड़ती थी।
तो जी कुवैत जी में वो जी। लोग ऐसा करते थे कि हमेशा 49 और 48 दिखाते थे, जब लोगों को पता होता था कि ये 51 है। तो जब आपकी स्किन पे जो गर्म मार चलती है हवा की, तो आपको टेम्परेचर पता लग जाता है। वैसे आप जब अपना घर रोजी रोटी चलाते हैं, तो आपको जो पूरे महीने में मार लगती है, उससे आपको पता लग जाता है कि ये महंगाई क्या है। उसके लिए WPI, CPI, GPI, PPI कुछ की जरूरत नहीं पड़ती है। ये तो सब आंकड़े हैं, अपनी जगह है, उसको हम रिस्पेक्ट भी करते हैं, क्योंकि हम इकोनॉमिस्ट है। अपने आप में चर्चा के लिए हमको ये आंकड़ों का सहारा चाहिए। पर एक गृहिणी को, एक जो हमारा रोजी रोटी देखने वाला दर्शक है, उसको ये सब आंकड़ों की कोई इतनी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो हर रोज इसको महसूस कर रहा है, हर रोज उसकी जिंदगी पे इसका असर पड़ता है। हर रोज जब थपेड़ लगती है, तब उसको पता लगता है कि ये डबल डिजिट का इन्फ्लेशन और महंगाई है या नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। और आज कल के पेपर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना था, स्टेट वाइज भी उसमें आया हुआ था कल, जिसमें बताया गया था कि करीब करीब इंडिया की 15 स्टेट ऐसी हैं जहां पर इन्फ्लेशन जो है 8.0 प्लस है, उससे ऊपर है। और 5 स्टेट ऐसी हैं जिनमें 9% प्लस का इन्फ्लेशन है, सीपीआई की बात की गई है। तो ये बड़ी खास डेटा आया हुआ था कल, तो स्टेट वाइज भी आया हुआ था। तो वहां पर पता लगा कि हमारी स्टेट महाराष्ट्र में जो इन्फ्लेशन है वो 8.8% है सर, वो 7.8% नहीं है, 8.8% है। और गुजरात भी पास में है सर हमारे, कोई ज्यादा दूर नहीं है। क्योंकि आप अहमदाबाद में बैठे हैं, तो वो भी क्या कहते हैं कि हाई वैल्यू स्टेट है ना ये, तो वहाँ महंगाई भी कुछ ज्यादा ही रहती है। तो 7.8 तो ये जनरल आंकड़ा है, लेकिन इन एक्चुअलिटी स्टेट वाइज ये हमारा और 1% और ऊपर चला जाता है। अब आते हैं अगले मुद्दे की ओर कि एलआईसी का आज आ गए महाराज जी, और थोड़ा जिनको उम्मीद थी कि आज कुछ पैसे वैसे बटोर के निकल जाएंगे, उसको बेच बाच के मिलेंगे, तो उन्हें बड़ी निराशा हाथ लगी है। तो वही पुराना हाल जो पेटीएम वगैरह का हुआ है और बाकी बड़ों बड़ों का हुआ है, तो लिस्टिंग सर काफी नीचे आ गई है। और आने वाले दिनों में भी कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि और नीचे जाएगी। तो फिर कुछ ने कहा कि जिसको लंबे टाइम रखना है वो तो फायदे में आ जाएगा, जिसको शॉर्ट टाइम में सोच रहा हो कि सुबह खरीदो और शाम को बेच दो, तो उनके लिए तो निराशा का सौदा ही हो गया एलआईसी का सर, आईपीओ जो था। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, आप लॉन्ग टर्म भी यदि रखते हैं LIC को, तो फायदा है जरूर। पर आप जब लिस्टिंग का जो एक बहुत बड़ा पड़ाव होता है, वो लिस्टिंग के पड़ाव पे एटलीस्ट आपने जो ऑफर प्राइस है उसके आसपास आता, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज होती। और मुझे तो अभी इस बात का मैं सोचता हूँ तो भी थोड़ा सा अचंभा होता है कि पहले तो हमारा प्लान ये था कि इससे डबल वैल्यूएशन पे, इससे डबल अमाउंट के शेयर्स हम बेचें। ये तो अच्छा हुआ कि ये परिस्थितियां थोड़ी सी बदली, और हम लोगों ने वैल्यूएशन कहीं जो 10-12 लाख करोड़ का था, उसको 5-6 लाख करोड़ पे ले आए। और उसके बाद हम लोगों ने साइज भी कम करी, और नंबर ऑफ शेयर जो थे वो कम करिए। पहले 5% प्लस था, उसको कहीं हम 3% के आसपास ले आए। और उसके सब करने के बावजूद आज ये हालत है कि जब आपकी लिस्टिंग हुई, तब आपका प्राइस जो है वो ऑफर प्राइस से 8-9% कम है। तो मैं समझ रहा हूँ कहीं 1-8% इधर उधर हो, समझ में आता है। जी पर यदि आपने कहीं इसमें इन्वेस्ट किया है और एक आप देख रहे हैं कि लिस्टिंग कौन से प्राइस पे होगी, तो जी वो जब कम होती है तो हमेशा धक्का लगता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि LIC कोई गलत बाय है। मैं समझ रहा हूँ कि LIC इज अ गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हमने तो आपके ये मंच के द्वारा भी कहा है। पर उसके बावजूद मैं समझ रहा हूँ कि हालात ये थे कि हम लोगों को अपनी प्राइस के बारे में सोचने पे मजबूरी आज आ जाती है कि हम लोगों ने जो भी 950 रुपये प्राइस के आसपास ये इसको करा, उसकी जगह हमको ऑफर इससे कम में करना चाहिए था। बिकॉज LIC और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब अपने इक्विटी ऑफर करती है, तो वो एक जो व्यापारिक संस्था होती है या जो एक प्राइवेट कंपनी है, उससे एक अलग अपने आप को दिखाना चाहती है। और मैं समझ रहा हूँ कि सरकार जब ये करती है, तब थोड़ा सा इसको और रैशनली प्राइस करते। और मैं समझ रहा हूँ कि प्राइसिंग, जैसे मुझे आप कहें कि आपको कोई इक्विटी इशू कल लाना है, और मैं और आप नक्की करते हैं, और आप मुझे पूछते हैं कि भाई ये हम लोगों को ऑफर प्राइस क्या रखनी चाहिए, तो मैं हमेशा आपको कहूंगा कि मैं ऑफर प्राइस ऐसी रखना चाहूंगा जिससे कि जब लिस्टिंग हो, क्योंकि हमारे यहाँ काफी लोग ऐसे होते हैं कि जो लिस्टिंग के टाइम पे 2 पैसे लेके इसमें निकलना चाहते हैं, तो मैं हमेशा ही
और मैं रहा हूँ कई कंपनियों में एडवाइजर, मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई हमारा प्राइस वो होना चाहिए जो एटलीस्ट हमारा जो मोस्ट कंजर्वेटिव लिस्टिंग प्राइस हो उससे कहीं 10% कम हो, ताकि जो भी इंसान आईपीओ में पैसा डालता है, तकलीफ उठाता है, उसके बाद उसको कोई ना कोई अलॉटमेंट मिलता है, ये जद्दोजहद के बाद जब लिस्टिंग हो तब उसमें उसको 2 पैसे कहीं मिले, उसको 2 पैसे कहीं जाते नजर आते हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि उससे उसको कहीं ना कहीं छोटे छोटे शेयर होल्डर्स को धक्का ही लगता है। और वो हम लोग, मैं और आप यदि ये करते हैं तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि उससे किसी का धक्का लगे, हम लोग चाहते थे कि उनको कोई 2 पैसे मिले और उनके आशीर्वाद मुझे और आपको नसीब हो। बिल्कुल, बिल्कुल। और 2 बड़े खतरे सामने हैं। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि यूएस माइट एंटर इनटू रिसेशन वेरी, वेरी सून। और दूसरी बात, आरबीआई के रेपो रेट फिर से अब बढ़ जाएंगे, क्योंकि रेगुलर उनकी मीटिंग आ रही है एमपीसी की, जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 5-6 जून के आसपास आएगी। तो वहाँ पर उम्मीद है कि 50 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट तक और बढ़ सकता है। और टोटल मिला के 2 से 3 बेसिस पॉइंट या 250, यानी कि 200 से 250 बेसिस पॉइंट इंक्रीज हो सकता है। क्योंकि जिस ढंग से डब्ल्यूपीआई का ट्रेजेक्टरी ऊपर जा रहा है और सीपीआई भी ऊपर जा रहा है, तो आरबीआई के पास अब कुशन नाम की चीज बची नहीं है, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ, स्टार्टअप के लिए थोड़ा मुश्किल टाइम हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो लॉसेस में हैं, ह्यूज लॉसेस में हैं। अभी वो डिलीवरी की बात हो रही थी कि उसके बारे में चर्चाएं थी कि इसके कैसे मॉप कर पाएंगे, लेकिन कुछ लोग अब कहना शुरू हो गए हैं कि स्टार्टअप्स का जो मॉडल है टाइम टेस्टेड मॉडल नहीं है, और ये कब तक, ये क्या कहते हैं, लॉसेस पे सस्टेन कर पाएंगे। एलआईसी तो खैर स्टार्टअप नहीं है, टाइम टेस्टेड और प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, और भारत सरकार की बैकबोन है। हमारा जो डेवलपमेंट है देखा जाए तो वो तो टाइम टेस्टेड है, उसके वो तो उसको स्टार्टअप कहना ही बेकार है उसको तो। लेकिन बाकी जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए आने वाले समय में खतरे की घंटियां हो सकती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लोग अपनी पॉकेट में से, प्रॉफिटेबल बिजनेस में से पैसे निकाल के कब तक इस ढंग की स्टार्टअप में डालते रहेंगे अगर वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं। और एक ने तो कहा है कि डिलीवरी के अंदर तो उनके जो फाइनेंशियल लिंक्स है बहुत वीक है, उनकी जो डिलीवरी है, बेसिकली जो फाइनेंशियल डिलीवरी है बहुत वीक है, बट दे वांट टू मॉप अप बिग मनी। कोई एक लास्ट कमेंट इन खतरों के प्रति, दयान भाई? बिल्कुल, आपने जैसे कहा वो स्टार्टअप में मैं देखता हूँ कि 20-25 साल पहले चाइना ने जब पूरे विश्व के मार्केट को फ्लड करना शुरू किया था, तब हम लोग जो अपने इंडस्ट्रियल यूनिट से बात करते थे कि चाइना से हम कम्पीट करते हैं और चाइना के रेट इतने कम कैसे हैं, वो कहाँ नुकसान करते हैं, क्या करते हैं, उनकी प्राइसिंग क्या है, उनकी सरकार उनको सपोर्ट करती है या क्या होता है एक्सपोर्ट के लिए। और वो उनकी मंशा जो थी वो ये थी कि कुछ एक प्राइस कम करके, बर्निंग करके, नुकसान करके वर्ल्ड मार्केट कोई ना कोई तरीके से कैप्चर करे और उसके बाद एट राइट टाइम दे वुड चार्ज मोर मनी। देखिए कहीं ना कहीं स्टार्टअप की ये मंशा रहती है कि वो लोगों की कोई आदत बदले। जैसे वो टैक्सी वाली कंपनीज थी, उसमें उबर का लोग जो है वो पहले आपको यहाँ से एयरपोर्ट इतने पैसे में ले जाएंगे जो रिक्शा से भी कम हो, तो इसीलिए आपको आदत पड़ी और उसके बाद उन्होंने फिर प्राइस रिवाइज करना शुरू किया। पर कुछ एक स्टार्टअप होते हैं कि जिनके पास ये लॉन्ग टर्म में भी पैसे बनाने का मॉडल नहीं है, उनके पास नुकसान का मॉडल है। उनके पास ये है कि मेरा अर्निंग की जगह बर्निंग रेशियो ये है और बर्निंग रेशियो पे आप मुझे वैल्यूएशन दीजिए। तो ये सब चीजें जो हम आपने प्राइस अर्निंग रेशियो पे खरीदी की है अपने शेयर की, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता है। पर फ्लेवर है, चल रहा है, सबके 50,000 करोड़ के वैल्यूएशन हो जाते हैं। पर मुझे और आपको कहीं ना कहीं ये चीज खनकती है कि ये समझ में नहीं आता है उसका इवन कुछ मार्केट क्या। के इवन मार्केट के कुछ बहुत बड़े दिग्गज हैं, वो खुद, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का, वो खुले हम कहते हैं भाई ये स्टार्टअप मुझे समझ में नहीं आता, बात बस खत्म होगी। बस 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 उनके शब्द हैं ये स्टार्टअप मेरी समझ से बाहर है। बस और बस ये वो स्टालवर्ड्स हैं जिन्हें मार्केट की एक एक चीज की समझ है, एक एक माइक्रो पॉइंट की समझ है, तो वो जब बोलते हैं तो कुछ नाप तोल के बोलते होंगे। नैन भाई, सही बात है ना? बिल्कुल सही बात। तो इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि स्टार्टअप का क्या है कि जब सीजन आता है तो मैं समझ रहा हूँ उसमें हम लोग गुजराती में कहते हैं कि वो जो बटाटा ये अच्छा नहीं है वो भी सीजन में चल जाता है एक बार। तो अब क्या स्टार्टअप का सीजन है तो कुछ एक सड़े हुए, कुछ एक अच्छे नहीं, कुछ एक नहीं जो पके हुए कोई बराबर नहीं हो, वैसी भी चीजें चल जाती है जब सीजन चलती है। तो जब हवा चलती है तब कुछ एक मतलब जो अपने कागज के टुकड़े हैं वो भी उड़ने लगते हैं। पर जब वो हवा सेटल होती है तो वो कहाँ उड़ पाएंगे। तो मैं समझ रहा हूँ स्टार्टअप में करने में आज की तारीख में
यदि स्टैटिस्टिक्स आप देखें तो 10 में से 9 स्टार्टअप जो है वो फेल होते हैं, और फिर भी स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट आ जाता है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये जो हम लोग जिस माइक्रोस्कोप से स्टार्टअप को देखते हैं, इवेल्युएट करते हैं, और यदि सिर्फ उसमें 10% सक्सेस रेशियो है और 10 में से 9 इन्वेस्टमेंट यदि उसमें गलत आ जाते हैं, तो इसको कहीं ना कहीं री एग्जामिन करने की जरूरत है। और ऐसे बुरे वक्त में जब तकलीफें हो, तब मेरे ख्याल से लोगों का नजरिया स्टार्टअप की ओर बदलने का जो है आप बोल रहे हैं, वो बिल्कुल मुझे संभावना लगती है। और इसीलिए, और मैं समझ रहा हूँ कि कभी कभी ये करेक्शन सही भी होता है दिनेश भाई, वरना मैं कई स्टार्टअप वालों से बात करता हूँ तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं हुआ, और आप उनको वैल्यूएशन का पूछिए तो वो $1 मिलियन से कम का तैयार नहीं है बात करने के लिए। तो आपने कुछ नहीं किया, आपके पास एक मन में आइडिया, और आप अभी 7-8 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कुछ एक लोगों ने अपनी जिंदगी में काम करके 7-8 करोड़ रुपए नहीं कमाए। तो ये कहीं ना कहीं करेक्शन आएगा तो मेरे ख्याल से और भी अच्छा होगा, और स्टार्टअप में भी जो एक्चुअली दमदार होंगे, जो अच्छे होंगे, वो इन्वेस्टमेंट पा लेंगे, पर जो बाकी के सीजनल एस्पेक्ट की वजह से चल रहे हैं उन लोगों को दिक्कत आए। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक थोड़ा सा ये करेक्शन वुड हैव इट्स ओन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। बिल्कुल आपने सही कहा। और दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं कि जो रिस्क फैक्टर होते हैं उनकी ओर आप ध्यान दीजिएगा, और खास तौर से जो इक्विटी वाले भी आते हैं, म्यूचुअल फंड आए या कुछ भी आए, तो नीचे जो रिस्क फैक्टर लिखे होते हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपका पैसा है। आप इसको अर्निंग रेशो में लेना चाहते हैं, बर्निंग रेशो में लेना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद में हमारी ओर से कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है इस प्रोग्राम की ओर से। इन्हीं शब्दों के साथ लेंगे हम विदा, और बहुत जल्दी फिर अगले हफ्ते मिलेंगे आपसे इसी प्रोग्राम के अंदर नैन भाई के साथ में। नैन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, आपने कीमती वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के साथ जुड़े, और बेहतरीन और कीमती जानकारियां आपने उनके साथ शेयर की। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो दर्शक मित्रों, मिलेंगे बहुत जल्दी आपसे फिर से दोबारा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।